नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है आगामी यूके ट्रिपल एस से, ठीक है। जो आपका सहायक अध्यापक LT 2024 का एग्ज़ाम होना है, उसकी दृष्टि से हमारी सफलता सीरीज मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें हमने 16 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। प्रत्येक भाग हमारा 100 MCQs का था, तो 16 भाग यानी हमारे कितने 1600 MCQs हमने पहले पेपर के कंप्लीट कर लिए हैं। आज पार्ट नंबर हमारा कि कौन सा है 17 है। 100 MCQs करेंगे, ठीक है। 100 MCQs करेंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, आपके लिए लड्डू वीडियो होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी आपको जो PDF है वीडियो का, ये यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको भेज दूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, एक अध्यापक वस्तुतः सीखता है। ऑप्शन ए है ज्ञान से, ऑप्शन बी है परिवेश से, ऑप्शन सी है अध्यापन से, ऑप्शन डी है छात्रों से। तो मैं बात करूं, अगर आप एक अध्यापक है तो आप किससे सीखोगे? अपने अध्यापन से सीखोगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अध्यापक किससे सीखता है? अध्यापन से सीखता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, किसके अभाव में शिक्षण की विधि सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकती है? पूछ रहा है किसका अभाव होगा जिसमें शिक्षण की विधि सही तरीके से संपन्न नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन ए है ज्ञानार्जन प्रक्रिया, ऑप्शन बी है मनन प्रक्रिया, ऑप्शन सी है संप्रेक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं संप्रेक्षण प्रक्रिया, ठीक है। संप्रेक्षण क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज द कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन क्या है? देखो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान, उसे क्या बोलते हैं? हम संप्रेक्षण कहते हैं, ठीक है। अगर संप्रेक्षण का अभाव होगा तो क्या, तो शिक्षण विधि क्या संपन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपके लिए, सुमेलित आपको करना है, ठीक है। 4 आपके लिए सूची फर्स्ट में दिए गए हैं और उसका सूची सेकंड दिया गया है, ठीक है। योग्यता मानदंड प्रक्रिया और मानदंड तथा उत्पादन के सामने आपको दिया है, एक प्रक्रिया है। अध्यापन निष्पादन क्या है? एक नियोजन है। और आपसे पूछ रहा है कि जो क्या है, अधिगमकर्ताओं के प्रारंभिक व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी नियोक्ताओं का आकलन, ये क्या है? H वाट और फिजल है, ठीक है। H वाट और फिजल ये क्या है? बताओ मुझे फटाफट, ये कौन है, ठीक है। और ऑप्शन डी है संपूर्ण आजीविका, ठीक है। ये बौद्धिक विकास में सदस्यता है। तो आपको अगर एक भी पता होगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है योग्यता मानदंड प्रक्रिया मानदंड तथा उत्पादन मानदंड क्या है? ये एक नियोजनात्मक मूल्यांकन है। ये क्या है? एक नियोजनात्मक मूल्यांकन है। तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड आपका 2 जगह है, आपका एक इधर है एक इधर है। तो आपके और ऑप्शन क्या हो जाएंगे? और ऑप्शन आपके सी भी हट जाएगा, डी भी हट जाएगा। हमारे पास बचे हैं ऑप्शन ए और बी। अब आपको अगर एक और पता होगा तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो अध्यापन निष्पादन है ये क्या है? ये किसने दिया था? तो ये H वाट और फिजन ने दिया था। तो बी का आपका 3, बी का 3 आपका कहाँ है? तो बी का 3 आपका एक ही जगह है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और आपका सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका पहला हो जाएगा। जो अधिगमकर्ताओं के प्रारंभिक व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी नियोक्ताओं का आकलन है, वह क्या है? एक प्रक्रिया है। और संपूर्ण आजीविका ये क्या है? बौद्धिक विकास की सदस्यता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्यापन के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्तरोत्तर विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसे आवश्यक माना है? तो क्वेश्चन 4 का, तो इनने किसे माना? इनने कौशल एवं प्रतिबद्ध तैयारी, ऑप्शन सी आपका कौशल एवं प्रतिबद्ध तैयारी को आवश्यक माना है। किसने? तो बताओ मुझे किसने माना है? ये फटाफट बताएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कौशल एवं प्रतिबद्ध तैयारी को आवश्यक माना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, प्रायतः गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास के अभाव में मात्रात्मक वृद्धि गुणात्मक स्तर को कमजोर करती है। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो मुझे बताएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यह कथन किसका है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रायतः गुणवत्ता नियंत्रण के लिए
के विशेष प्रयास के अभाव में मात्रात्मक वृद्धि गुणात्मक स्तर को कमजोर करती है। यह कथन किसने दिया था? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 है आपके लिए, एक अध्यापक का मूल कार्य होता है। तो अध्यापक का मूल कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6, तो अध्यापक का क्या होता है? विषयगत ज्ञान को हस्तांतरित करना। क्या होता है अध्यापक का मूल कार्य? विषयगत ज्ञान को क्या करना? हस्तांतरित करना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, किस शहर के सर्वेक्षण से यह पता लगा कि प्राथमिक स्तरीय छात्रों को अभिभावक आज भी पर्यावरण के प्रति औसत से कम जागरूक हैं? तो किस शहर के सर्वेक्षण से पता चला था? दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, वाराणसी, बताएंगे मुझे। तो वाराणसी शहर से पता चला था। ठीक है, वाराणसी शहर का जब सर्वेक्षण किया गया उससे यह पता चला कि प्राथमिक स्तरीय जो छात्रों को के अभिभावक हैं आज भी उन्हें क्या पर्यावरण के प्रति जो औसत से ये क्या है कम जागरूक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन 8 का मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो किसने? रॉबर्ट ग्लेमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है उसका प्रतिपादन करते हैं। ऑप्शन सी रॉबर्ट ग्लेमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन निष्पादन मूल्यांकन की दृष्टि से 3 उद्देश्यों में शामिल नहीं है? पूछ रहा है। ठीक है, जो निष्पादन मूल्यांकन होता है उसकी दृष्टि से 3 उद्देश्यों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्या भावनात्मक उद्देश्य है वो क्या निष्पादन मूल्यांकन की दृष्टि से उद्देश्यों में शामिल नहीं है। बाकी गुणात्मक उद्देश्य है, नवाचार उद्देश्य है और विकासात्मक है। ऑप्शन ए आपका नहीं है, हमसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, ए एस वाट और मिजन ने कितने प्रकार के मानदंडों का प्रयोग किया था? तो बताना है मुझे, ए एस वाट और मिजन ने कितने प्रकार के मानदंडों का? तो इन्होंने 3 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार के मानदंडों का प्रयोग किया था। ठीक है, देखो कथन और क्या है? अभिकथन है। ठीक है, अध्यापन में सफलता के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस समाज में व्यक्ति निवास करता है उसके प्रति अवश्य ही कुछ न कुछ दायित्व होता है। और कारण क्या है इसका? आर बोल रहा है, कभी कभी अध्यापन अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति असंवेदनशील दिखते हैं। तो देखो कथन में आपको क्योंकि का संबंध लगाओगे तो आर तक आप पहुंच जाओगे। मुझे बताएंगे फटाफट 11th का आंसर क्या हो जाएगा? तो बता देता हूं, 11th का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों स्टेटमेंट आपके अलग अलग हैं और दोनों कथन आपके राइट हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, निष्पादन मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी अध्यापन की निश्चित समयावधि के व्यवहार परिवर्तन तथा खानों की उपलब्धि का आकलन किया जाता है। कथन और आपका स्टेटमेंट क्या है? कथन क्या है इसमें? स्टेटमेंट, ग्लेमर के शिक्षण प्रतिमान में निष्पादन मूल्यांकन को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ग्लेमर ने तो शिक्षण प्रतिमान निष्पादन के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो ए आपका सही है और आर आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर? मुझे बताओ 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए आपका ठीक है, आर आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, वह प्रतिकूलन जिसके माध्यम से अध्यापक को एक समयावधि में अनेक व्यवहार और उपलब्धि का आकलन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताओ मुझे, 13 का राइट आंसर बताएंगे। उसे क्या कहा जाएगा? 13 का राइट आंसर उसे कहा जाता है अध्यापन निष्पादन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस शिक्षा आयोग ने कहा था भारत के भाग्य का निर्माण कार्य कक्षा कक्ष में ही हो रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि किस शिक्षा आयोग ने कहा था जो भारत के भाग्य का निर्माण है वो कार्य के कक्षा कक्ष में हो रहा है? तो किसने? कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 है, किस समिति ने अध्यापकों के लिए आचार संहिता तथा जवाबदेही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए। तो किसने? तो सैन्य समिति ने क्या किया था? अध्यापकों के लिए आचार संहिता तथा जवाबदेही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन? सैन्य समिति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, सर्वप्रथम अध्यापकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय से। ठीक है,
जो अध्यापकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन किया जाता था ये संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन से कारक अध्यापक के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन सा कारक अध्यापक के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाह्य परिवेश अध्यापन के मूल्यांकन को कोई प्रभावित नहीं करता है। बाकी अध्ययन विषय करता है, कक्षा का स्तर करता है, कक्षा में छात्रों की संख्या अध्यापन के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं, लेकिन बाह्य परिवेश जो बाहरी परिवेश है वो अध्यापन के मूल्यांकन को कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 आपके लिए, किसने छात्रों द्वारा अध्यापकों का मूल्यांकन और अध्ययन प्रभाविकता में संबंध विषय पर शोध किया था। ऑप्शन 18 का आपको राइट आंसर बताएंगे तो मार्शल और डंकिन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए, मार्शल और डंकिन ने किया था। ठीक है, देखो फ्रैंकिन ने कक्षा के आधार पर शोध करके क्या निष्कर्ष निकाला, बड़े आकार के कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन का प्रभाव सार्थक था, छोटे आकार के कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन का प्रभाव सार्थक था, ए और बी दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो क्या निकाला था, फ्रैंकिन ने कक्षा के आधार पर शोध करके क्या निष्कर्ष निकाला, तो छोटे आकार के कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन का प्रभाव क्या होता है, सार्थक होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक हेतु वार्षिक निष्पादन पर दिए गए सुझाव में शामिल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आती है राजीव गांधी जी के सरकार के समय। ठीक है, 10+2+3 की शिक्षा नीति की संरचना होती है। तो बोल रहा है कि 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार अध्यापन हेतु वार्षिक निष्पादन पर दिए गए सुझाव में शामिल नहीं है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्र मूल्यांकन, ऑप्शन बी आपका शामिल नहीं है, राष्ट्र मूल्यांकन, ऑप्शन बी इज गुड आंसर क्वेश्चन 20 का। ठीक है, 21 है आपके लिए, शोध अध्ययन में जिन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है वह है विषयनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है और भावनिष्ठ है। तो शोध अध्ययन में जिन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। ऑप्शन सी 21 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह व्यक्तिनिष्ठ होता है। ठीक है, शैक्षणिक कुशलता के लिए कौन से मानदंड हैं, तो शैक्षणिक कुशलता के लिए विषय पर अधिकार, विषय के तर्कपूर्ण विवेचन की क्षमता, शिक्षा के उद्देश्य को कक्षा में प्राप्त करने की चेष्टा और पाठ योजना निर्मित करने की योग्यता। तो शैक्षणिक कुशलता के लिए कौन से मानदंड हैं, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 है आपके लिए, अध्यापन निष्पादन में निम्नलिखित तत्व दिखलाई पड़ते हैं, मूल्यांकन आकलन में, जवाबदेही आकलन में, समग्र आकलन में और परिप्रेक्ष्य आकलन में। पूछ रहा है अध्यापन निष्पादन में निम्नलिखित तत्व दिखलाई देते हैं, तो किस में दिखाई देते हैं, तो आपको बता देता हूं, आपको एक तो दिखाई देता है मूल्यांकन आकलन में, एक आपको दिखाई देता है समग्र आकलन में। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन आपका बी 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अध्यापन निष्पादन में किसके तत्व दिखाई देते हैं, मूल्यांकन आकलन और समग्र आकलन दिखाई देता है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्तता कब प्रदान की गई, आपको बताना है विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है इसे स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी, इंपोर्टेंट है 24, तो वर्ष 1956 में से क्या स्वायत्तता प्रदान की गई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। ठीक है, 25 है क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना किस संस्था के सुझाव के आधार पर की गई थी, आपको बताना है जो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है इसकी स्थापना किस संस्था के सुझाव के आधार पर की गई थी। क्वेश्चन 25 है आपका, तो ऑप्शन डी आपका योजना आयोग के सुझाव पर की गई थी। ठीक है, संप्रेषण संबंधी दक्षता का मूल अभिप्राय क्या है, आपको बताना है जो संप्रेषण होता है, क्या होता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन क्या होता है बताया है। ठीक है, तो उसके संबंधी जो दक्षता का मूल अभिप्राय है वह क्या है, 26 का आपका, तो क्या है, पाठ नियोजन को व्यवहारिकता प्रदान करना। ठीक है, पाठ नियोजन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है, क्या है, संप्रेषण संबंधी दक्षता का मूल अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए, देखो सेवाकालीन आजीविकागत अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य है। ठीक है, सेवाकालीन आजीविकागत अध्यापक से क्या तात्पर्य होता है, 27 का राइट आंसर क्या होगा,
होगा? तो बता देता हूँ, इस प्रक्रिया को रूपांतरण प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें एक अकुशल व्यक्ति को एक दक्ष तथा प्रतिबद्ध शिक्षक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रशिक्षण मनोविज्ञान किस चीज़ को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण को महत्व देता है? ठीक है, जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान है वो किस चीज़ को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण को महत्व देता है? निर्गतों को, आदानों को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता देता हूँ, जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान है वो आदानों को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करता है? कार्य विश्लेषण करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुमेलित आपसे पूछ रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 26 दिसंबर 1953 को आया था, बताना मुझे आया था नहीं आया था। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद 1961 को आया था, NCERT। ठीक है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1955 को आया था, NCTE, और राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1969 को आया था। तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद 1955 में नहीं आया था। तो ये कब आया था आप मुझे कमेंट करोगे। प्रोवर्जन बनना है तो मेरे साथ आपको एक्टिविटी करोगे। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए आपका ऑप्शन सी का क्या होगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है यह कब आया था? ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए सतत शिक्षा की व्याख्या करने की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई? तो बताएंगे फटाफट 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो बोल रहा है प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों और अनौपचारिक शिक्षा के लिए सतत शिक्षा की व्याख्या करने की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई? तो यह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। विषय वस्तु दक्षता विषयगत ज्ञान का हस्तांतरण है। संप्रेषण दक्षता को प्रोत्साहित करता है। प्रबंधन संबंधी दक्षता विषय का अधिकार है। और मूल्यांकन दक्षता प्रबंधकीय दक्षता है। अगर आपको इनमें से एक या 2 आएगा ना तो आप एलिमिनेट करके निंजा ट्रिक से आप सीख सकते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। 31 का आप मुझे बताएंगे। तो मुझे पता है जो विषय वस्तु दक्षता है ये क्या होती है? दक्षता को प्रोत्साहित करती है। तो ए का 2 कहाँ पे है? ए का 2 आपकी 2 जगह है। एक तो आपका ऑप्शन बी में है, एक सी में है। तो ए और डी आपके हट गए, हमारे पास बसे हैं 2 ऑप्शन। ठीक है, मुझे पता है संप्रेषण दक्षता किसे कहते हैं। ये क्या है? एक ये है प्रबंधकीय दक्षता है। ठीक है, बी का फोर्थ कहाँ पे है बताओ मुझे। बी का फोर्थ कहाँ पे है? बी का फोर्थ आपका सी में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी का आपका 4 हो जाएगा और सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का आपका पहला हो जाएगा और डी का आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, 32 को आप बनाएंगे आप मेरे साथ। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। ठीक है, अधिगमकर्ताओं के प्रारंभिक व्यवहार तथा व्यक्ति संबंधित विशेषताओं का आकलन निष्ठात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, प्रायोगिक अनुभव के निर्माण की व्यवस्था का आकलन संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और विशिष्ट कमी को दूर करने के लिए किया गया मूल्यांकन निर्णयात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और ऑप्शन डी है अधिगमकर्ताओं के प्रतिफल एवं उपलब्धि के संदर्भ में प्रमाण के लिए किया गया आकलन नियोजनात्मक मूल्यांकन कहता है। ठीक है, मुझे इसका आंसर आपका कमेंट में चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको क्या एलिमिनेट करने की निंजा ट्रिक बताई थी आप उससे करेंगे और मुझे आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, मुझे आपका आंसर चाहिए। मुझे जो मेरे साथ दिल्ली के लंदन है उनकी मुझे एक्टिविटी चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए अधिक से अधिक साथियों में शेयर करने की कोशिश करें, जिससे मैं भी पूरी एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए। वर्तमान युग में निष्पादन आकलन की आवश्यकता और महत्व है। क्यों है बताओ मुझे। जो वर्तमान युग है इसमें निष्पादन आकलन की आवश्यकता और महत्व क्यों है? तो 33 क्यों है मुझे बताओ। तो क्यों है? तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार और विकास में इसकी उपयोगिता अधिक है। ठीक है, जो निष्पादन आकलन है इसकी आवश्यकता क्यों है वर्तमान समय में? शिक्षण प्रक्रिया में सुधार और विकास की उपयोगिता के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 34। लेविस डाल्टन के अनुसार एक अच्छे प्रवक्ता में होने चाहिए।
तो लेवी डाल्टन ने एक प्रवक्ता के क्या गुण बताए, तो इन्होंने क्या गुण बताए, इन्होंने बोला सुव्यवस्थित शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से शिक्षण की तैयारी होनी चाहिए, मित्र के समान सहायता देना चाहिए और प्रभावशाली संप्रेषण होना चाहिए। तो एक अच्छे प्रवक्ता में ये सभी गुण होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 35 पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। सेवा समिति ने आचार संहिता तथा उत्तरदायित्व पर बल दिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने 360 फीडबैक शामिल किए थे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1998 में अध्यापक की जवाबदेही तथा नई वेतन नाम पर क्या इसने बल दिया और रस्तोगी आयोग ने निष्पादन आकलन पर बल दिया। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो पूछ रहा है आपसे 35 का राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे मुझे 35 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट एक्टिविटी करेंगे मेरे साथ। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी आपका, ठीक है। रस्तोगी आयोग ने निष्पादन आकलन पर बल नहीं दिया था, हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे गलत पूछ रहा है, ठीक है। बाकी ए बी सी आपके स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन 36 है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। मैंने बताया है शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 1973 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करना क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है। बाकी ए बी और डी ये कार्य करता है, आप पढ़ लेना। बाकी सी आपका नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में सी आपका हो जाएगा कि जो क्या है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ये कुलपतियों की नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन 38 है शैक्षिक स्तर पर मूल्यांकन करते हुए मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाए, यह कथन किसका है। 29 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो किसका है यह कथन, तो यह कथन है डांडेटकर का, ठीक है, डांडेटकर का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ए एस वार्ड तथा मीजर ने प्रभावशाली अध्यापन के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड का प्रयोग नहीं किया था। 39 हमने पहले बताया था। ए एस वार्ड तथा मीजर ने, ठीक है, प्रभावशाली अध्यापन के लिए कौन सा मानदंड का प्रयोग नहीं किया था, तो कौन सा मानदंड का नहीं किया था, तो शैक्षिक मानदंड का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, हमसे नहीं पूछ रहा है। बाकी योग्यता मानदंड, प्रक्रिया मानदंड और उत्पादक मानदंड का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। हमसे पूछ रहा है गलत किसका नहीं किया था, तो शैक्षिक मानदंड का नहीं किया था, ठीक है। क्वेश्चन 40 है शैक्षिक संदर्भ में निष्पादन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। तो 40 का बताना है कि शैक्षिक संदर्भ के निष्पादन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो 40 का क्या हो जाएगा, नियुक्ति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप नहीं की जगह नहीं देखते नहीं और आंसर आप खराब करके आते हैं, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और नहीं पे अंडरलाइन करके आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन 41 है सामान्यतः भिन्न लिंगी छात्र, ठीक है, लिंगी छात्र छात्राएं एक भिन्न लिंगी अध्यापकों से वस्तुनिष्ठता होती है, कैसी होती है, असमान होती है, समान होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है, तो 41 का क्या हो जाएगा, समान होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 42 है आपके लिए भारतीय परिस्थिति में विद्यालय व्यवस्था के अनावरण के मूल्यांकन के लिए किस प्रश्नावली को अपनाया गया है, तो 42 का तो किस प्रश्नावली को अपनाया गया है, तो हॉलपिन प्रश्नावली को अपनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। एमएड कक्षा की शुरुआत 1936 में हुई, पीएचडी शिक्षा की शुरुआत 1943 में हुई, एमफिल कक्षाओं का प्रारंभ 1944 में हुई और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1973 में हुई। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी एमफिल कक्षाओं का प्रारंभ 1944 में नहीं हुई थी। बाकी एमएड कक्षा की शुरुआत 1936 में हुई, पीएचडी शिक्षा की शुरुआत 1943 में हुई और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1973 में हुई। तो एमफिल कक्षाओं का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, आप मुझे बताएंगे, आपका मुझे आंसर चाहिए, आपका मुझे आंसर चाहिए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। इनमें से कौन राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का अभिकरण है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का अभिकरण पूछ रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, शिक्षा महाविद्यालय, दूरवर्ती अध्यापन शिक्षा, उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र,
तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछेगा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का अभिकरण कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा अभिकरण का केंद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 45 है, अध्यापक तथा शिक्षण प्रभावशीलता के संबंध में देश विदेश में अनेक अनुसंधान किए गए हैं या फिर किए जा रहे हैं, किंतु शीघ्र अध्ययन के निष्कर्षों में एकरूपता नहीं है। क्यों नहीं है, 45 का मुझे आंसर बताएंगे क्यों नहीं है, क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है, टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस, ठीक है, जो प्राथमिक स्तर से विद्यालय स्तर तक चलती है, शिक्षण के विषयों में अधिक विषमता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है आपके लिए, अध्यापकों का मूल्यांकन अध्ययन विषय के छात्रों से कराया गया तो निम्नलिखित तथ्य पाएंगे। तो ठीक है, जो अध्यापकों का मूल्यांकन है ये अध्ययन विषय के छात्रों से कराया गया, तो इसमें क्या तथ्य पाएंगे। 46 का राइट आंसर क्या होगा कि जो विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के अध्यापकों का मूल्यांकन स्तर उच्च पाया गया, जबकि कला विषयों का आकलन इसमें सामान्य पाया गया था, ठीक है। जब अध्यापकों का मूल्यांकन अध्ययन विषय के छात्रों से किया गया तो उसमें क्या पाया गया, जो विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के अध्यापक है उनका मूल्यांकन स्तर उच्च पाया गया, जबकि कला विषयों में आकलन सामान्य था, ठीक है। क्वेश्चन 47 है आपके लिए, पूछ रहा है आपसे निम्न में से कौन सा शैक्षणिक कुशलता के लिए निर्मित मानदंड है, तो कौन सा है, 47 का मुझे आंसर देंगे, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो विषय की विविधता, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित अध्यापक शिक्षा समिति जिसका उद्देश्य शोध तथा शिक्षा के क्षेत्र में स्तरोन्नय है में होते हैं, तो आपको बताना है क्या होगा 48 का राइट आंसर, तो क्या होगा, 7 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, तो ये क्या है आपको बताना है, तो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है ये क्या है, एक स्वायत्त परिषद है, ऑप्शन सी, ये क्या है, एक स्वायत्त परिषद है, ठीक है। भारत में अवस्थित उच्च शिक्षा केंद्रों में कार्य है, तो किसका कार्य है, 50 का राइट आंसर बताएंगे, तो ये किसका कार्य है, सरकारी शोध कार्यों को बढ़ावा देना इनका कार्य है, शिक्षकों तथा शिक्षा नियोजन के मूल्यांकन सूचनाओं को प्रकाशित करना है, और शोध कार्यों के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना इनका कार्य है। जहां तीनों राइट होंगे वहां उपरोक्त ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 51 है, मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल्यांकन बराबर व्यवहारगत परिवर्तन के मात्रात्मक विवरण से है, प्लस गुणात्मक विवरण औचित्य के संदर्भ में मूल्य निर्धारण से है, मूल्यांकन व्यवहारगत परिवर्तन के मात्रात्मक विवरण से है, गुणात्मक विवरण से है, या औचित्य के संदर्भ में समता निर्धारण से है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही है मुझे बताएंगे 51 का, तो केवल एक आपका सॉरी केवल कथन एक आपका, मूल्यांकन बराबर व्यवहारगत परिवर्तन के मात्रात्मक विवरण प्लस गुणात्मक विवरण प्लस औचित्य के संदर्भ में मूल्य निर्धारण, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन 52 है आपके लिए, पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निष्पादन मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 आपके क्या, दोनों ही आपके क्या हैं, सही हैं, 1 और 2, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है इनमें से कौन सा शोध कार्यों के मूल्यांकन हेतु तय किए गए मानदंडों में शामिल नहीं है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फटाफट पढ़ेंगे और मुझे राइट आंसर बताएंगे। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शोध कार्यों पर कितनी समयावधि लगी तथा इस पर कितनी राशि व्यय हुई है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का चुनाव सर्वप्रथम किसने किया था, इंपोर्टेंट है, 54 आपसे पूछ लेगा, अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का चुनाव सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोठारी आयोग ने किया था। कोठारी आयोग कब आया था और इसे इसका दूसरा नाम बताना मुझे, ठीक है। कोठारी आयोग का दूसरा नाम आप मुझे बताएंगे, उसका दूसरा नाम क्या था, ठीक है। देखो रस्तोगी आयोग ने किस बात पर बल दिया था, ठीक है, रस्तोगी आयोग ने किस बात पर बल दिया था, तो इसने आत्म मूल्यांकन पर बल दिया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 56 है, अध्यापक शिक्षा के साधनों का विभाजन कितने स्तरों में किया गया, आपको बताना है अध्यापक शिक्षा के साधनों का विभाजन कितने स्तरों में किया गया, तो कितने स्तरों में, 2 स्तरों में किया गया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 57 है, किस आयोग ने यह कहा कि अध्यापकों का निष्पादन मूल्यांकन किया जाए तभी वे नए वेतन की प्राप्ति कर सकते हैं, इंपोर्टेंट है, 57 आपका क्या होगा,
तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या बोला कि अध्यापकों का निष्पादन मूल्यांकन किया जाए तभी वो नए वेतन की प्राप्ति कर पाएंगे। 57 का ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, कक्षा के आधार पर वर्ष 1991 में शोध अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? 58 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, वर्ष 1991 में क्या था? शोध अध्ययन किया था कक्षा के आधार पर फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 59 है आपके लिए, शिक्षण की नई विधियों की सफलता तथा इसे शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसे हम बोलते हैं नवाचार उद्देश्य, ऑप्शन सी। ठीक है, शिक्षण की नई विधियों को सफलता तथा इसे शिक्षण में की प्रक्रिया में शामिल करोगे तो इसे हम नवाचार उद्देश्य बोलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का क्षेत्रीय महाविद्यालय है? तो कहाँ नहीं है? अजमेर में है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है, कलकत्ता में है, चारों जगह है। तो कहाँ नहीं है मुझे बताना है, कहाँ नहीं है? तो ये कोलकाता में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी NCERT का क्षेत्रीय महाविद्यालय अजमेर, भुवनेश्वर और मैसूर में है, कलकत्ता में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है 61, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सामने आपको दिया है उच्च जटिल अनुसंधान कार्यों और शिक्षण कार्यों के बढ़ावा देने और उसके लिए आर्थिक सहायता देता है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु शोध कार्यों को अनुदान देता है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या करता है? सामाजिक विषयों से संबंधित शोध कार्यों में लगे संस्थाओं का अनुदान प्रदान करता है। ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद क्या करता है? राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षा विभाग के स्तर में शैक्षिक शोध कार्यों को सामंजस्य स्थापित करता है। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है ये क्या करता है? ये प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु शोध कार्यों को अनुदान देता है। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 आपका कहाँ है? ए की जगह है। ए का 2 आपका कहाँ है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं होगा, ए का 2 जगह है, डी में भी है आपका, डी में भी है। ठीक है, ए का 2 जगह है, बाकी आपका सी और डी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएंगे। आप हमारे पास ए और डी बचा है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या कार्य था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य अगर आपको पता होगा तो इसका क्या था? तो इसका था उच्च जटिल अनुसंधान कार्यों और शिक्षण कार्यों को बढ़ावा देने और उसके लिए आर्थिक सहायता देना। बी का आपका पहला हो जाएगा, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का आपका एक ही जगह है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का आपका 2 हो गया, बी का आपका फर्स्ट हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद का क्या कार्य था? सी का आपका 4th हो गया। ठीक है, इसका कार्य था राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षा विभाग के स्तर को शैक्षिक शोध कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना, और डी का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 62 है आपके लिए, सुमेलित करना है। ठीक है, पूछता है जॉन पी डिसेको अध्यापकों के लिए आचार संहिता। ठीक है, NCERT अनुदेशनात्मक तकनीकी है। सेन गुप्ता ने मूल्यांकन की संकल्पना की। और पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अध्यापकों हेतु वार्षिक निष्पादन किया। तो क्या हो जाएगा? तो जॉन पी डिसेको ने क्या किया था? इन्होंने मूल्यांकन की क्या संकल्पना दी थी? ए का 3, ए का 3 आपका कहाँ है? 2 जगह है, एक में है और बी में है। बाकी आपका सी और डी क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 ऑप्शन आपके सीधे हट गए। हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन। NCERT का क्या बताओ? NCERT क्या है? तो NCERT मैंने बताया हुआ है। तो NCERT अध्यापकों के लिए आचार संहिता है। तो बी का पहला कहाँ पे है? बी का पहला आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सी का आपका सेकंड हो जाएगा। सेन समिति ने अनुदेशनात्मक तकनीकें दी, और डी का आपका 4th हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, 63 है आपके लिए, वर्तमान युग में शोध क्षेत्र की प्रक्रिया को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि का संबंध बनाना है, क्योंकि विदेश में अनेक शोध कार्य हुए हैं जिनके निष्कर्षों को किसी घटक ने प्रभावित नहीं किया है। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी ए सही है, किंतु आर गलत है। ठीक है, 64 है, सामान्य रूप से मूल्यांकन शब्द का प्रयोग अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में किया गया है, क्योंकि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिससे उद्देश्यों का निर्धारण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 64 का आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो पार्ट नंबर हमने 17 कर लिए। ठीक है, सफलता सीरीज, सफलता
सफलता सीरीज के हमने भाग नंबर 17, भाग नंबर कितना हमारे 17 कंप्लीट हो गए हैं। 1700 हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूके टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को संलग्न कर सकते हैं और वीडियो का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल पे जो क्या होता है घंटे का आइकन होता है उसे प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो मिलती हैं। सुबह 8 बजे हमारी वीडियो आती है, दिन में 12 बजे आती है, शाम को 5 बजे आती है। ठीक है, बाकी इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आंसर की भी मैंने संलग्न किया हुआ है। और देखो, वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। हमारा उद्देश्य क्या है? सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा, मेहनत, संघर्ष, दृढ़ शक्ति आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। ठीक है, अगर हाँ हम आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को अपने 10 साथियों में शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को 10 साथियों में शेयर करोगे तो आगामी आने वाली मैं 1 दिनांक तारीख 1 को मैं आपको लिए मैराथन क्लास लाने वाला हूं। किसकी? जो क्या है, सारे फिलोसफी हैं, दार्शनिक हैं, उनकी एक ही वीडियो 2 घंटे की वीडियो में हम सारे दर्शन या दार्शनिक के बारे में, दर्शन तो हमने पढ़ लिया, दार्शनिकों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, भारतीय दार्शनिक और यूनानी। ठीक है, महात्मा गांधी, विवेकानंद हो गए, ठीक है, और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, ठीक है, अरस्तु, प्लेटो, जॉन डीवी, ठीक है, इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। अभी जुड़ना है अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास से और अपने साकार को क्या करना है, एक नई दिशा देना है। थैंक यू सो मच।